कमेंट आएगा वनली मीम वनली मीम वनली मीम वनली। जैसे मोदी भक्त है वैसे ही अवैसी भक्त यहाँ पे बना दिए हैं। अख्तरुल ईमान साहब 2019 में एमपी बन जाते हैं जी में। उसके बाद क्या हालत हुआ होगा, भाग के घुटन महसूस हुआ कि भाग के चला गया। लिख के बायबता बॉन्ड पेपर पे जहाँ भी स्टैम्प पेपर लिखना पड़ेगा लिख के देंगे, मैं गारंटी के साथ। पूरे सीमांचल में घूम घूम करके क्या कहे थे कि सीमांचल विकास आयोग बनाएंगे। तो आप उतने ही बोलिए क्योंकि उनको समझ यही है, तो उतनी समझ की बात किए। अब आइए गुंडा राज 2 में आइए। अफसर राज 100% सीट है, जैसे कि पब्लिक का पाई है। पब्लिक हम थोड़े विधायक बनेंगे। तो सिर्फ ढोल बजा देने से कांग्रेस और AIM को हम उसको नहीं मानते हैं। फिर जातवाद का कहता है डरा करके, बीजेपी से डरा करके वोट लेती है कि बीजेपी को हमको अगर वोट नहीं दोगे तो बीजेपी जीत जाएगा, इसलिए तुमको डर से वोट दे रहा है। कांग्रेस से तो हम बात ही नहीं करते, कांग्रेस का बेस नहीं है बिहार में। व्हाइट कलर का कुर्ता पहन के घूम लेने से वो पार्टी नहीं चलता है, और सिर्फ मुसलमान करने से AIM नहीं चलता है। शांत किशोर और जन स्वराज जो है सेकुलर वोटों की तकसीम करेंगे। आप नुकसान पहुंचाइएगा राजद को, आप नुकसान पहुंचाइएगा कांग्रेस को। दोस्तों इस समय जो है बिहार में सियासत जो है अपने पूरे उफान पर है। आपको बता दें कि तमाम पार्टी, तमाम राजनीतिक दल जो है वो अपने अपने खेमे को मजबूत करने में जुटी हुई है। चाहे राष्ट्रीय जनता दल की बात कर लिया जाए, या फिर जनता दल यूनाइटेड की बात कर ली जाए, या भाजपा की बात कर लिया जाए। राहुल गांधी आए थे, मोदी जी आने वाले हैं। और सीमांचल की खास की बात किया जाए तो यहाँ भी लगातार जो है, चाहे असदुद्दीन ओवैसी MIM के सुप्रीमो हो वो आके गए हैं, जन स्वराज के सर्वे सर्वा प्रशांत किशोर वो भी आके गए हैं, और राजद के बड़े नेता आके गए हैं। इस वक्त हम किशनगंज में हैं और हमारे साथ बात करने के लिए मोहम्मद निहाल अख्तर साहब हैं, जो भावी प्रत्याशी हैं किशनगंज विधानसभा से। उनसे आज हम तमाम किशनगंज के ज्वलंत मुद्दा पर बातचीत करेंगे। यहाँ किन किन चीज़ों की कमी है, कितना विकास हुआ है, क्या इनका विज़न है, जन स्वराज का क्या विज़न है, जन स्वराज पे कई इल्ज़ाम हैं। इन तमाम बात का जो है इनसे जवाब लेने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है वॉइस इंडिया 24/7 में। जी आपका भी स्वागत है। निहाल साहब, आपसे जानना ये चाहेंगे कि आपको एक अलग तजुर्बा भी है, आपने कई जगहों पे काम किया, बड़ी बड़ी जगह। उसके अलावा आपने कैसे इस क्षेत्र को चुना कि हमें आना चाहिए, लोगों के लिए काम करना चाहिए? क्योंकि लोग पॉलिटिक्स से दूर भागते हैं और लोगों को सलाह भी मिलता है कि भाई कुछ भी कर लो, इसमें मत आओ। देखिए, ये पॉलिटिक्स बाय बॉर्न मैं पॉलिटिशियन हूँ, पॉलिटिक्स के घर में पैदा हुआ हूँ। और मैं किशनगंज में 23 साल से मैं हूँ। कजला में ये जो घर मकान देख रहे हैं, ये 23 साल से मैं यहाँ पे हूँ। मेरा ये कर्म भूमि है। मैं लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ। सुजापुरी मुसलमान हैं, सुजापुरी का दर्द हमको हमेशा रहा है। मेरी तालीम अलीगढ़ से हुई है। मैं वहाँ भी देखा कि मेरे इलाके के लोग कितने पास करके यहाँ पे आते हैं 11th में। बड़ी लंबी लड़ाई है। तो उसको देखते हुए जब यहाँ पे आए, कर्म भूमि मेरा जब यहाँ बना और काम लोगों के बीच में रहे, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, हम लोगों को आना चाहिए। और पूरे सीमांचल का भ्रमण किए। ऐसे सिर्फ किशनगंज ही नहीं, मैं किशनगंज के तमाम और ज़िले में भी काम किया हूँ। कटिहार में काम किए, पूर्णिया में काम किए, अररिया में काम किए हैं, किशनगंज में काम किए हैं, भागलपुर काम किए हैं, सहरसा काम किए हैं। कई ULB में अर्बन लोकल बॉडीज़ जो अर्बन डेवलपमेंट का है, वहाँ भी काम करने का मौका मिला है। और समाज के साथ जुड़े रहे। समाज, चाहे वो आपदा का मामला हो, चाहे कोविड का मामला हो, चाहे कि साइक्लोन का मामला हो। पूर्णिया के डगरवा में साइक्लोन जब 2015 में आया था, वहाँ पे भी हम लोग ने काम किया है। तो कई क्षेत्र में यहाँ पे कोविड में काम किए हैं। तो ये इस तरह से देखते कि पब्लिक के बीच में जब देखे, हमको महसूस हुआ कि यहाँ की में लोगों में उत्साह है, लोगों को बहुत अच्छे लोग हैं, समझते भी हैं, समझदार भी हैं। मजबूरियाँ उनके साथ ये रही है कि जितने भी राजनीतिक दल के लोग उनके साथ पास आए हैं, सभी लोग एक झांसा दिए हैं। यही मेरा सवाल भी था कि आखिर बिहार से सबसे ज़्यादा पिछड़ा इलाका सीमांचल कहा जाता है। सीमांचल के पिछड़ेपन की कहानी, कोई इसके लिए जो कुछ भी नहीं कर पाया अब तक, आज़ादी से लेकर अब तक। यहाँ सही से अब देखिए, लॉ कॉलेज नहीं है, BEd कॉलेज नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था भी लचर है, कुछ विज़न नहीं है लोगों के पास। यही जब मैं आया तो लोगों को मैं बार बार ये बोलता रहा हूँ। 1 साल से मैं बोल रहा हूँ कि मैं सबसे पहले एजुकेशन पे काम करूँगा।
महिला कॉलेज नहीं है। आज के किशनगंज विधानसभा क्षेत्र में माइनॉरिटी इलाका है और यहाँ पे माइनॉरिटी का एक भी कॉलेज नहीं है। तो महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए पढ़ने के लिए एक अच्छा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। तो मैं अहद कर लिया हूँ कि यहाँ के बच्चियों को पढ़ाऊँगा मैं। इसके लिए कॉलेज खोलूँगा, लॉ कॉलेज खोलेंगे, डिग्री कॉलेज होगा, स्कूल्स होंगे और पैरामेडिकल जो जितने भी हैं, जो बच्चियाँ पढ़ के नर्स बने, डॉक्टर बने, इस तरह के जो है लोगों को हम आगे ले जाएंगे। खास करके जो वो युवाओं को, उन गरीब बच्चों को हम ध्यान देंगे जो बच्चे के पास हुनर है, इस पढ़ना चाहता है, लालक है, चाहता है कि हम आगे बढ़ें, पढ़ाई करेंगे, लेकिन उसके साथ कई कुछ मजबूरियां भी हो जाती है कि पैसे नहीं है माँ बाप के पास, मजदूर का बच्चा है, अच्छा पढ़ने में है लेकिन उसको फैसिलिटी नहीं मिल रहा है। मेरा कहना यह है कि उन बच्चों को हम निराश होने नहीं देंगे। उन बच्चों को अपने खर्च से जन स्वराज उसको खर्च उठाएगी, उनको अच्छे विद्यालय में पढ़ाएंगे और आगे ले जाएंगे। जब तक शिक्षा नहीं होगा तो समाज का कहीं सही कल्पना भी नहीं कर सकते कि विकास का काम होगा। आपने अभी बातचीत के जिक्र में कहा कि हम जो हैं सुरजापुरी मुस्लिम हैं, आपने बताया, तो सुरजापुरी मुस्लिम है, सुरजापुरी इलाका भी है, लेकिन आज तक जो है, चाहे सुरजापुरी आरक्षण की बात हो, जबकि इतना पिछड़ापन है, लोग इलेक्शन के वक्त में तरह तरह की बात कर लेते हैं सुरजापुरी आरक्षण को लेकर, सुरजापुरी की उन्नति के लिए एएमयू का मसला पड़ा हुआ है, यानी कि सिर्फ रोटी सेकने का काम होता है। इलेक्शन आया, चुनाव आया, ढोल बजा, रोटी सेके, फिर बात खत्म। देखिए, एएमयू जो सेंटर यहाँ पे बनने में उस जद्दोजहद जो हो रहा था उसका हिस्सा मैं भी था। चूँकि एक अलीगढ़ियन के नाते कि हमारे सीमांचल में ये सेंटर पहले कटिहार होने वाला था, वहाँ से यहाँ लाया गया। किशनगंज में हम ही लोग कोशिश किए थे। अफसोस की बात यह है कि यूपीए 2 में ये सेंटर बना और यूपीए 2 में से पैसा रिलीज़ नहीं हुआ। तो सिर्फ ढोल बजा देने से काम होगा? ढोल बजा देने से काम नहीं होगा। ढोल की आवाज़ को जो है साज मिलाना पड़ेगा, तभी जो है आपका कोई आगे मामला बनेगा। आप अभी जो जिस पार्टी में प्रशांत किशोर और पीके एक बड़े माने जाते हैं कि चुनाव जिताने वाले रणनीतिकार, चाहे दिल्ली का इलेक्शन हो, बंगाल का इलेक्शन, अब बिहार में वो आ गए हैं और बिहार में अपना पैर पसार रहे हैं। हालांकि उपचुनाव लड़े थे, कामयाबी ना मिली, लेकिन लड़े चुनाव। अब ये देखा जा रहा है कि लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से खर्च कर रहे हैं प्रशांत किशोर, जिस तरह से उनका रैली निकल रहा हो या कोई यात्रा हो, जिस तरह से दिखाया जाता है कि मोटरसाइकिल पे पूरा प्रिंट रहता है, मोटरसाइकिल बांटे जा रहे हैं, तो तमाम चीज़, तमाम खर्च पे लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये पैसा आ कहाँ रहा है। कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि भाजपा के बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। कितनी सच्चाई है? देखिए, इसमें बता दें आपको, प्रशांत किशोर जी जब 2022 में चंपारण सत्याग्रह शुरू किए थे, वहाँ से पैदल यात्रा शुरू किए, हजारों गांव घूमे। घूमने के बाद उनको महसूस हुआ कि यहाँ जो है सिर्फ मजदूरों का फैक्ट्री बना हुआ बिहार में और कोई काम नहीं हुआ। हकीकत। और बाहर दो दूसरे स्टेट के लोग हैं, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं। बिल्कुल। आप छोटा सा घर बिल्डिंग बनाते हैं तो आपका छड़ कहाँ बनता दूसरे स्टेट में, आपका गिट्टी कहाँ दूसरे स्टेट में, है ना? सही। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ वो वहाँ फैक्ट्री चल रहा बनाने का, कंस्ट्रक्टिव वर्क हो रहा है जी। और यहाँ क्या हम लोग क्या कर रहे हैं, मजदूरों का फैक्ट्री बना के रखे हैं कि बाहर से लोग आते हैं, मजदूरों को लेके जाते हैं। जितनी भी ट्रेनें खोलने की, ट्रेन मोदी जी बोले ट्रेन दे रहे हैं बिहार में मजदूरों को ले जाने के लिए। अच्छा। ये बोलते हैं कि यहाँ के मजदूरों के बच्चों को ले जाने के लिए, मजदूरों को ले जाने के लिए ट्रेन दे रहे हैं और यहाँ के लोग जो है खुश हो जा रहे हैं। हकीकत है, बिहार में सबसे ज़्यादा मजबूरियाँ हैं। अब ये जन स्वराज प्रशांत किशोर जी का कहना है कि बिहार में जितने घूमने के बाद 2 साल जो अनुभव मिला कि कहाँ कमी है, शिक्षा में काफ़ी खाई है, नज़र आ रहा है, बेरोजगारी बहुत है, चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, उसके बाद महिलाओं के लिए उत्थान के लिए, सशक्तिकरण के लिए कोई काम नहीं हुआ है, उसके किसानों के लिए काम नहीं हुआ है, मजदूरों के लिए काम नहीं हुआ, बूढ़े लोगों के लिए देखते हैं कि कोई छोड़ दिया है। तो ये महसूस किया। उसके बाद 2 अक्टूबर 2024 को पटना में वेटनरी मैदान में लाखों की तादाद में लोग जमा हुए और एक जन स्वराज का स्थापना किए। पार्टी बनी, राजनीतिक पार्टी बनी और फिर हम लोग जो है अपने अपने क्षेत्र में जो है घूमना शुरू किए। जन स्वराज के बारे में सवाल करते हैं। खर्च के बारे में कि पब्लिक खर्च करती है।
अच्छा। जनता के खर्च से कहाँ से आती है, ऐसे नहीं। दूसरी बात आपने सवाल किया बी टीम, जनसुराज का कहना है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी है, होनी चाहिए, होगी। जब तक सुनिश्चित नहीं होगी हिस्सेदारी तब तक समाज का विकास नहीं कर पाएंगे आप। तो हम लोगों ने सभी समुदाय को लिया है। अभी मुसलमान की आबादी कितनी है? 18% जनगणना में वही सामने आ रहा है, 18% लगभग। तो हमारे 243 में कितना विधायक होना चाहिए? 18%, लगभग 40-42 सीट होना चाहिए। उतना हम लोग दे रहे हैं, जा रहे हैं, नहीं दे रहे कोई, उतना हम दे रहे हैं, जनसुराज दे रही है। उतना पिछड़ा अति पिछड़ा को उतना परसेंट के साथ मिल रहा है, उतना यादवों को मिल, ओबीसी को मिलेगा, उतना सामान्य वर्ग को मिलेगा। कई 5 कैटेगरी में हम लोग बांट चुके हैं उसको। तो सभी वर्ग के लोग जब जमा इकट्ठे हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि विकास का काम करेंगे। और प्रशांत किशोर जी की जनसुराज पार्टी जो सूत्रधार हैं, उनका सीधे लोगो यही है, आपको दिखा देंगे कि सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, ये 3 जो पिलर है हमारा, बहुत स्ट्रांग पिलर है। ये सही लोग होंगे, सही सोच वाले होंगे कि एक सोच होने वो होंगे, और सामूहिक प्रयास होगा तो काम होगा। 2025 के बाद 2026 भी जा रहे हैं हम लोग, पंचायती राज में भी जा रहे हैं। मेरा वार्ड मेंबर होगा, मेरा समिति होगा, सरपंच होगा, मेंबर होगा, मुखिया होगा, जिला परिषद होगा, सब लोग हम लोग होगा। पार्टी वाइज तो चुनाव होगी नहीं? पार्टी वाइज चुनाव नहीं होगा, लेकिन हम अपने कैंडिडेट को उससे से प्रेजेंट करेंगे, खड़ा करेंगे। उसके बाद जब देखेंगे कि हमारा वार्ड मेंबर, हमारा मुखिया, हमारा सरपंच सब होगा, वहाँ से जब योजना निकल के आएगा और जनता योजना बनाएगी, जनता के हाथ में हम लोग दे रहे हैं, जनता चुनेगी। जब जनता चुनेगी तो जनता ही योजना तैयार करेगी कि हमको क्या कमी है, क्या नहीं है, क्या चाहिए हमको, सब योजना जनता करेंगे, हम लोग सिर्फ काम करेंगे। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि बी टीम हम लोग हैं, क्या कैसे कहिएगा? नहीं, लोग कह रहे हैं अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष आप भाजपा ही से लेके आए। नहीं तो कहीं से भी आ सकता था। आरसीपी सिंह भी आ गए, आरसीपी सिंह जेडीयू में थे, भाजपा के साथ अलायंस था, भाजपा भी कुछ दिन के लिए कुछ गए थे, फिर यहाँ पे यहाँ आ गए, पार्टी भी बनाए, फिर यहाँ आ गए। तो लग रहा है कि भाई हमारा जो है एक इंटेलेक्चुअल लोग, सही सोच वाले लोग जो सामूहिक प्रयास से काम करेंगे तो विकास का काम होगा। प्रशांत किशोर जी जब एकदम डोर टू डोर जा रहे हैं तो डोर टू डोर जाने से ये फ़ायदा हो रहा है कि लोगों को मालूम हो रहा है कि हम लोग, ये हमारी पार्टी है, ये हमारी पार्टी, हम अपने पार्टी को कैसे आगे लेके जाएं। जानना ही चाहेंगे आपसे कि किशनगंज विधानसभा में चुनाव लड़िएगा, विधानसभा से चुनाव लड़िएगा, भावी प्रत्याशी लिख भी रहे हैं और कह भी रहे हैं। मुख्य लड़ाई आप किससे देख रहे हैं? कांग्रेस पार्टी, जिसको माना जाता है कि ये परंपरागत सीट है, एक बार MIM ओवैसी साहब की पार्टी उपचुनाव में जीत गई थी, हालांकि फिर दूसरे बार तीसरे स्थान में रही, भाजपा दूसरे नंबर में। किसको देख रहे हैं कि जिससे हमारा मुकाबला? देखिए, हम कांग्रेस और AIM को हम उसको नहीं मानते हैं, उसका जनाधार नहीं है, बेस नहीं है उसका। वोट लेके तो आई पिछले बार, सिर्फ जातवाद का कहता है, डरा करके, बीजेपी से डरा करके वोट लेती है कि बीजेपी को, हमको अगर वोट नहीं दोगे तो बीजेपी जीत जाएगा, इसलिए तुमको डर से वोट दे रहा है। ये डरा के राजनीति कर रहा है। और हम लोग जनसुराज कह रहे हैं कि हम सबसे पहली जो लड़ाई हमारी होगी वो बीजेपी से होगी। मेरा किसी लोग से कोई मतलब नहीं है हमको। कांग्रेस से तो हमको बात ही नहीं करते, कांग्रेस का बेस ही नहीं है बिहार में। व्हाइट कलर का कुर्ता पहन के घूम लेने से वो पार्टी नहीं चलता है, और सिर्फ मुसलमान करने से MIM नहीं चलता है। हम लोग जो बात की है कि सभी जाति के लोग सामूहिक प्रयास से काम करने वाले लोग हैं, सभी की भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। तो फिर हम किस बात से पीछे हैं? हमारे साथ तो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, हर जाति के लोग, OBC, सामान्य वर्ग, सभी वर्ग के लोग खड़े हैं। तो आपको बता देते हैं, आप जो बी टीम जब बोले फिर हम जवाब दे रहे हैं। 20% मुसलमान है पूरे आबादी में, लगभग 20% को हटा दीजिए, बीजेपी से हम कंपेयर करते हैं, 80% हुआ। 80% में बीजेपी की सरकार कितने परसेंट में बन रही? 35% पे, 33 पॉइंट 34 पॉइंट है, हम 35 मान के चल रहे हैं, 35%। 80 में 35% हटा दीजिए, 45% हुआ। आज भी 45% हिंदू बीजेपी को वोट नहीं कर रहे हैं, है ना? तो प्रशांत किशोर जी जनसुराज का मानना है, कहना है कि 20% मुस्लिम, 45% हिंदू, ये दोनों को अगर मिला देंगे, मिल के हम लोग काम करेंगे तो बीजेपी को तो उखाड़ के बाहर फेंक देंगे हम। ये हमारा लक्ष्य है। ये आपका थ्योरी हो गया। और जो उधर से थ्योरी दिया जाता है वो थ्योरी ये है कि
प्रशांत किशोर और जन स्वराज जो है सेकुलर वोटों की तकसीम करेंगे। आप नुकसान पहुंचाइएगा राजद को, आप नुकसान पहुंचाइएगा कांग्रेस को, सरकार बनने से रोकिए। आप सोशल मीडिया के लोग हैं, आप सोशल मीडिया में एक आप न्यूज़ जब लिखिए डालिएगा सोशल व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक पे डालिएगा तो आपका कमेंट आएगा ओनली मीम ओनली मीम ओनली मीम ओनली मीम। समझे? आपको बड़ा खबर है, सब खबर रहता है Only meme। ओनली मीम। और नहीं ऐसा क्यों? चाहने वाले बहुत होंगे उनके। अरे जैसे मोदी भक्त है वैसे ही अवैसी भक्त यहाँ पे बना दिए हैं। अब अगर होता वैसे तो अख्तरुल ईमान साहब 2019 में एमपी बन जाते, बनते ना। जितनी लहर थी, जितने युवा सब दौड़ रहे थे रोड पर झंडा लेके, है ना, वो चले गए। कमरुल हुदा साहब 5 सीट तो जितने में कामयाब रहे थे, वो एंटी कम्बेंसी था। आप सर्वे कब खुद जानते हैं कि क्यों, वह किस परिस्थिति में इतना वोट मिला, परिस्थिति में। उसके बाद क्या हालत हुआ होगा, भाग के घुटन महसूस हुआ होगा, भाग के चला गया। कुछ तो कहीं ना प्रेशर तो दिया होगा कुछ, ऐसा तो नहीं है। इल्जाम लगा कि बिक गए। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्या लगा उसकी पार्टी जाने, लेकिन भाग तो गया ना भाई। अब भागने की वजह आप जितना जानते हैं, हम दूसरी बात क्यों बात करेंगे। अच्छा, 5 पॉइंट आप बताइए ऐसा कि अगर आपको लोग चुने, किशनगंज से आप विधायक बने, तो 5 काम आप ऐसा क्या कीजिएगा कि लोग आप पे विश्वास करें। सबसे पहले पलायन को रोकेंगे। क्या रोड मैप रहेगा प्लान रोकने का? हाँ बता दें। हम बता रहे, एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। सबसे पहले पलायन को रोकेंगे, बेरोजगारों को अपने घर में गारंटी के साथ 10 से 15 हज़ार का रोजगार दिलाएंगे। ये आप लिख के दीजिएगा बॉन्ड पे? बिल्कुल लिख के देंगे, लिख के बायोता बॉन्ड पेपर पे, जहां भी स्टैम्प पेपर लिखना पड़ेगा लिख के देंगे, मैं गारंटी के साथ। इसका रोड मैप तैयार है हमारे पास, इसको एक्सप्लेन अभी हम नहीं करेंगे। अच्छा। ये आप सवाल आप किए हैं, आप जब हम जीत जाएंगे तब सवाल कीजिएगा कि आपने जो बोला था ये 5 चीज एक एक को एक्सप्लेन कीजिए, आप कैसे कीजिएगा तब एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि इसलिए अभी एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि हम लोग शुरू करते लोग छलांग कॉपी कर लेते हैं। आज हम लोग क्या है कि पलायन को रोकेंगे, गारंटी के साथ 10 से 15 हज़ार का रोजगार देंगे गारंटी के साथ। तो अब कांग्रेस वाला क्या बोलता है कि पलायन को रोको, नौकरी दो। नौकरी नहीं दे सकता पूरा, कितना % नौकरी है, आंकड़ा देख लीजिए। दूसरी बात, अब एक और बात बोलते हैं कि 2020 में तेजस्वी यादव जी पूरे सीमांचल में घूम घूम करके क्या कहे थे कि सीमांचल विकास आयोग बनाएंगे, बोले थे ना। 17 महीना जेडीयू के साथ रहे, बनाए। बोले जो अपने दम पे सरकार आएगी तब बनाएंगे। ऐसा नहीं है, दम पर क्या होता है। आप सरकार चला, डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं। और जब आप बीजेपी के साथ जेडीयू थे तो डबल इंजन की सरकार, और आपके साथ डबल इंजन सरकार खत्म, तो वही तो आप पर भी लागू होता है। तो आप उतने ही बोलिए, क्योंकि उनको समझ यही है तो उतनी समझ की बात किए। नौकरी तो दी है टीचर में, तो अरे टीचर में नौकरी वो कहाँ से दे दिए। तो आज बता देते हैं कि इससे पहले जो बेरोजगार दिल्ली में पढ़े लिखे लोग जो दिल्ली फैक्ट्री में काम कर रहा है, किसका देन है। 15 साल 1990 से लेकर 2005 तक जब लालू की सरकार रही, 5 साल काम किया लालू यादव ने बेजुबानों को जबान तो दी है, इस बात को तो मानते हैं, सब मानता है। उसके बाद क्या किए, जंगल राज बना करके गुंडों के हाथ में दे दिए, गुंडों के हाथ में दे दिए। घर से लोग जो है शाम के टाइम में माँ बहन कर सड़क पर नहीं आते थे, घर से निकलते थे। इस बात को, रोड किस तरह का था, रोड की हालत जर्जर थी। अब आइए गुंडाराज 2 में आइए, अफसर राज 2005 से अब तक ये 20 साल जो अफसर राज चल रहा है, ऑफिसर को नीतीश कुमार ने पूरा छूट दे दिया है। लूट खसोट जितना भी भ्रष्टाचार, चारी चारा सब है। 15 साल तो लालू यादव चारा खा के तरह चले गए। आप एक ये है, 4 सीटेड आदमी है, कन्विक्टेड है, सब कुछ है, सब दुनिया जान रही है। उसके बाद भी सफाई दे रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करें, कैसे विश्वास करेगा। झुके नहीं किसी के नहीं ना। दूसरी बात है कि आप यहाँ सीमांचल के मुसलमानों को लालटेन के तेल की तरह इस्तेमाल किए हैं और रोशनी यादवों को दिए हैं। अब तो यादव भी उनके साथ हट गए हैं, तो ज़मीन खिसक गई है, तो ज़मीन तलाश कर रहे हैं। तो जो जन स्वराज की सीमांचल में जो वाइब्रेंट लाया है,
जो तीव्रता से काम कर रही है, जो लोगों के दिलों में जा घुस रही है। लोग सोच रहे हैं कि ये अपनी पार्टी है, मेरा हमला मेरा पार्टी है, ये समझ में आ रहा है लोगों को। कितने श्योर है अपने जीत को लेके आप? 100%। 100% सीट है, इसलिए कि पब्लिक का पाई है। पब्लिक, हम थोड़े विधायक बनेंगे, पब्लिक विधायक बनेगी, सब लोग बनेंगे, सब ऑनरशिप है उनका। कोई भी योजना वो तैयार करेंगे, हम ग्रामीणों को दे रहे। गांधी जी ने क्या कहा था, जब तक जनता के हाथ में राज नहीं होगा तब तक विकास का कल्पना नहीं कर सकता, ना सुंदर राज बनेगा। तो यही जमाना आ गया कि जन स्वराज, जनता का राज होगा, सुंदर राज बनेगा, बिहार का दिशा दशा बदलेंगे, यहाँ के बच्चों का एजुकेशन को ध्यान देंगे, बच्चे की स्थिति सुधरेगा। अब उसके बाद जब इस एजुकेशन हो जाए, एजुकेशन की तरफ जाएंगे बच्चे, जब एजुकेशन ले लेंगे तो अपने आप को ये महसूस होगा कि हमको क्या करना है। इतने दिनों से तो लोग डरा के बहका के पैसा दे करके वोट दिला लिया है, उसके बाद जनता को भूल गया। हम ये कहते हैं कि आप जब वोट देने के लिए जाइएगा तो आप किसी के बहका मत जाइएगा, किसी के पैसे के लालच में मत जाइएगा। आप अपने बच्चे का चेहरा देख करके चले जाइएगा और बच्चे का चेहरा देख लीजिएगा कि मेरा बच्चे का भविष्य कौन सुधार बनाने वाला है। तो जन स्वराज आपके लिए बिल्कुल खड़ा है, 24 घंटा खड़ा है आपके बच्चे के लिए, भविष्य को बनाने के लिए। मैं उसको शिक्षा की तरफ ले जाऊंगा, मैं युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार दूंगा, इतना काम मैं करूंगा। दूसरी बात मैं लेकर कि बूढ़े लोग हैं उनके लिए क्या करना है। आज के डेट में 400 रुपया वृद्धा पेंशन मिलता है, ओल्ड एज पेंशन 400 रुपया मिलता है। कोई जस्टिफाई है? बिल्कुल बहुत कम। क्या कोई जस्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ 400 रुपया ठीक है? कोई नहीं बोलेगा। हम लोग उसको 2000 देने की बात कर रहे हैं कि 2000 देंगे, सरकार बनेगी 2000 देंगे। अब तेजस्वी यादव एक नया इस योजना, हम लोग बने कि बूढ़े लोगों को 2000 देंगे, तेजस्वी यादव ने क्या कि माँ बहन योजना लेके आ गए। कैलकुलेशन किया नहीं, क्योंकि मैथमेटिक्स कमज़ोर होगा उनका, तो भाई 9th फेल आदमी का मैथमेटिक्स क्या समझेगा वो। उन्होंने क्या किया कि बोले माँ बहन को हम 2500 रुपये पर मंथ खटाखट देंगे, ऐसे बोले ना, ये वो सेंटेंस था, खटाखट देंगे, खटाखट देंगे। पूरे बिहार में 18 वर्ष से ऊपर हम लेके चलते हैं, चूँकि लीगल है, कानून भी यही कहता है कि जो लड़की 18 वर्ष की हो गई, बालिग हो गई, उसकी शादी करा सकते हैं। तो 18 वर्ष से ऊपर महिलाओं को, लड़कियों को, महिलाओं को अगर देखते हैं तो कितने महिलाएं हैं? लगभग 6-7 करोड़ कम बेश हो सकता है। आंकड़ा देख लीजिएगा, बात जब आंकड़ा की करेंगे तब बात करेंगे, ज़्यादा भी हो सकता है। तो आप उनको 25 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा एक महीना का। उसके 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा 5, फिर 5 साल का कीजिए, 60 महीना का कर दीजिए, तो उतना तो बिहार का बजट ही नहीं है। सिर्फ मुंह से बोल देना कमाल नहीं है, आपको करके दिखाना होगा। जो बोल रहे हैं तो करके दिखाना होगा। जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता समझ चुकी है किसको हवा पानी दे रहे हैं। समझे? तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे मोहम्मद निहाल अख्तर साहब से, जन स्वराज से भावी प्रत्याशी है, किशनगंज विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने अपनी तमाम बातों, तमाम इल्ज़ामों का बेबाकी से जवाब देने का काम किया है और कहा है कि हमारा विज़न जो है गरीबों के लिए, हमारा विज़न जो है युवाओं के लिए है। उन्होंने तमाम विज़न बताया और कहा कि हम लिख कर देने के लिए तैयार हैं, बाकी जनता जनार्दन अपना फैसला करेगी। दोस्तों, आप तमाम बातचीत को सुने, तमाम इंटरव्यू को सुने, आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें और देखते रहें वॉइस इंडिया 24/7।